आश्चर्यचकित नहीं था, पर वो मरना नहीं चाहता था। उसने फिर से अपना रुख जीरो की ओर किया और अपनी जिंदगी की कमान जीरो के हाथों में सौंप दी। जो भी ठीक लगे वो योजना कार्यान्वित करो, अभिमन्यु ने कहा। वो जमीन पर लेटा हुआ था और आकाश की ओर देख रहा था। कई बादल धीरे धीरे चल रहे थे और एक नन्ही चिड़िया थोड़ी सी ऊपर उड़ रही थी। आकाश एक बड़े रत्न की तरह दिख रहा था। अभिमन्यु ने सोचा, रत्न? ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आया। ओम, अभिमन्यु ने बिना कुछ सोचे समझे उच्चारण किया। अचानक तीव्र हरी रोशनी ने उसे ढक दिया और उसके शरीर से बहुत तीव्र किरणें निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सूरज की तरह चमकता हुआ ऊर्जा का कोई गोला हो। ये क्या है? पीछे हटो! डाकुओं को आश्चर्य हुआ और वे तुरंत पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। एक आवाज के साथ चारों तरफ सब कुछ रंगीन की जगह काला और सफेद हो गया और वक्त जैसे अपनी जगह रुक सा गया। डाकू जैसे अपनी जगह पर थम गए। उनका एक पैर हवा में था। पेड़ से गिर रहे पत्ते जमीन तक नहीं पहुंचे और हवा में लटके रहे। एक घुड़सवार डाकू अभिमन्यु पर अपने क्रॉसबो का निशाना साधते हुए जम गया। सुनहरी धूप भी सिर्फ काले और सफेद रंग के मिश्रण में तब्दील हो गई। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चलती हुई हवा भी जैसे रुक सी गई थी। उसके शरीर से हरी बत्ती निकलती रही। उसके चारों ओर सब कुछ थम सा गया। कुछ भी गतिशील नहीं रह गया था। अभिमन्यु को समुद्र की गंध की याद दिलाते हुए कुछ गड़बड़ हो सकती थी। अभिमन्यु ने महसूस किया कि उसका शरीर किसी कोमल हवा की परत से ढका हुआ है। चेतावनी, चेतावनी! विकिरण से आपका शरीर संक्रमित हो रहा है। संग्रहित ऊर्जा की खपत तेजी से हो रही है। 10%, 9%, 8%, 7%। शून्य रिपोर्ट करता रहा। आखिरकार अभिमन्यु को एहसास हुआ कि वो अभी भी जीवित है और वो जल्दी से खड़ा हो गया। फिलहाल समुद्र की लहरों की तरह बहने वाली लगातार लहरें उसके शरीर पर हरी बत्ती की तरह चमक रही थी। वो उन दोनों डाकुओं की ओर बढ़ा। अचानक श्वेत और श्याम रंग की मोनोक्रोमैटिक अवस्था अपने पूर्व रंग में लौट आई और यहां तक कि सभी चीजों की गति भी वापस सामान्य हो गई। डाकुओं के कदम, पेड़ों से हवा के झोंकों का शोर और पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ वापस आ गया। अभिमन्यु के शरीर से हरी बत्ती गायब हो गई और दुनिया एक बार फिर अपने मूल रंग में रंग गई है। वो डाकू अभी भी पीछे हट रहे थे, लेकिन उनके सिर अचानक जमीन पर गिर गए और पीछे की ओर लुढ़क गए। उनके गले से खून निकल आया और उनके अस्तित्व के अवशेष जमीन पर गिर पड़े। वो कोई अदृश्य शक्ति थी, जादूगरों के खेल के जैसी। अभिमन्यु पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या किया। उसने दो कटे हुए सिरों को देखा जिनकी आंखें अभी भी खुली थी। ऊर्जा स्तर 0 हो गया, जीरो ने सूचना दी। अभिमन्यु ने एक पल के लिए सोचा कि वो केवल सपना देख रहा था। हालांकि ये सिर्फ एक पल में हुआ था, फिर भी उसने अपने सिर के ऊपर से उड़ने वाले 3 क्रॉसबो बोल्ट से बचते हुए शरीर को तेजी से नीचे किया। उसने अपनी खंजर निकाली और बाकी घुड़सवार डाकुओं की ओर फेंक दिया। घुड़सवार डाकुओं में से एक मारा गया और मरते मरते उसकी चीख निकल पड़ी, जबकि अन्य 3 अपने घोड़ों पर डर के मारे भाग गए। अभिमन्यु ने 2 मृत डाकुओं की पैसों की थैली लूट ली और वापस कारवां की ओर चल पड़ा। वो अपने सभी घावों के दर्द को महसूस करने में असमर्थ था, पर फिर उसे लगा कि उसके दिमाग में लगातार दर्द हो रहा है। वो वापस लौटने के लिए कारवां की दिशा की ओर भागा।
अभिमन्यु ने सोचा कि उसके पास जो शक्ति थी वो उससे अलग थी, लेकिन शायद ये शक्ति उसके पास पहले से मौजूद थी और वो इस तथ्य की वजह से ज्यादा भ्रमित था कि आखिर समय अभी भी स्थिर क्यों है। ये शक्ति इतनी महान और रहस्यमय थी कि इसने उसे और अधिक भयभीत कर दिया था। वो दौड़ता रहा, इस बार कि कितना समय बीत चुका है। अंत में अभिमन्यु की धुंधली दृष्टि से उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिससे वो परिचित था। पिताजी! अभिमन्यु की आवाज कांप रही थी और वो भवानी सिंह की बाहों में गिर गया। भवानी सिंह बहुत घबराया हुआ था और आसपास के लोग भी चिल्ला रहे थे। अभिमन्यु को लगा कि उसके दिमाग में दर्द बढ़ रहा है। उसने भवानी सिंह की आंखों में अपना प्रतिबिंब देखा। अभिमन्यु के घाव से खून निकल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें एकाग्र नहीं थी। चिप उसे सूचना भेजे जा रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। उसके दिमाग से आ रहे दर्द ने उसे सोचने से भी रोक दिया था। इस घटना के 15 दिन बाद सबसे आगे गाड़ी में भूरे बालों वाला एक किशोर खिड़की के बाहर देख रहा था। उसका शरीर ग्रे पट्टियों से ढका हुआ था और उसका चेहरा पीला दिख रहा था। अभिमन्यु, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? भवानी सिंह ने गहरी आवाज में पूछा। बेहतर है पिताजी, मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, अभिमन्यु ने कहा। अच्छी बात है, अगली बार मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा। ये कहते हुए भवानी सिंह को थोड़ी राहत महसूस हुई। अभिमन्यु मिश्रित भावनाओं के साथ मुस्कुराया। उन्हें जंगल से निकले 15 दिन हो चुके थे और वो तकरीबन 2 दिनों तक कोमा में रहा, लेकिन धीरे धीरे आखिरकार उसकी नींद खुल ही गई। चिप के मुताबिक उसकी मांसपेशियां पूरी तरह घायल हो चुकी थी और उसका काफी खून बह गया था। उसके दोनों हाथों की हड्डियां भी टूट गई थी और उसे मध्यम आघात का स्ट्रोक भी आया था। इस दुनिया के लोगों की काया पृथ्वी की तुलना में सामान्य रूप से बेहतर थी। पृथ्वी पर इस तरह की चोट से उबरने में किसी अस्पताल में उसे कम से कम 2 महीने लग जाते, लेकिन यहाँ वो केवल 15 दिनों में ठीक हो गया था। अपने दैनिक प्रशिक्षण की मदद से वो बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। अभिमन्यु ने खिड़की के किनारे हाथ रखा और सुंदर दृश्यों को देखने लगा। दरअसल वो चिप की मदद से कोई जानकारी चेक कर रहा था। उसने ये पता लगाने की कोशिश में इत्मीनान से अच्छा खासा समय बिताया कि आखिर उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। उसने इस बारे में सोचा कि ये अंगूठी उसे पासा के शरीर पर मिली थी, लेकिन शायद मरने से पहले उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। अगर उसने ऊर्जा का इस्तेमाल किया होता तो अभिमन्यु निश्चित रूप से मर जाता। उसने ऊर्जा की खपत का विश्लेषण करने में कई दिन लगा दिए और इसकी तुलना उसने पहले इस्तेमाल की गई मध्यम ऊर्जा से की। अभिमन्यु आखिरकार समझ चुका था कि चिप ने रिंग को सक्रिय क्यों नहीं किया। विकिरण ऊर्जा का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब मालिक के शरीर में पहले से ही समान ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा हो, और इसे केवल कमांड का उपयोग करके सक्रिय किया जा सकता है। पहली बार अंगूठी ने केवल कुछ हरी बत्ती और चपलता में वृद्धि की थी, लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि इसके बिजली उत्पादन को सीमित करने के लिए रिंग में किसी प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए, अभिमन्यु ने सोचा। अभिमन्यु ने अपनी विशेषता को बढ़ाने के लिए विकिरण शक्ति का उपयोग किया और चिप ने उसे अपने शरीर में एक निश्चित मात्रा में शक्ति को संग्रहित करने में मदद की, जो कि अंगूठी का उपयोग करने के लिए बिल्कुल सटीक हो। चिप ने सारी शक्ति निकाल ली और रिंग पर निर्धारित सीमा को तोड़ दिया। उस दिन उसने सही आदेश देकर सफलतापूर्वक शक्ति को सक्रिय कर ही लिया। चिप से विकिरण शक्ति पूरी तरह से बाहर निकल रही थी और उसने इस शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया था। परिणाम मजबूत लेकिन भयानक था। पासा ने शायद इसे हाल ही में प्राप्त किया होगा, नहीं तो वो
मरने से पहले शक्ति का उपयोग कर सकता था। जाहिर है वो इसे स्वयं सक्रिय नहीं कर सका होगा, इसलिए उसने अंगूठी के उपयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ विकिरण शक्ति को अपने शरीर में संग्रहित करने के लिए इसे अपने पास रखा होगा। अभिमन्यु ने अनुमान लगाया। चलो आखिरकार अंत में मैं समझ ही गया कि चिप ने अंगूठी का उपयोग क्यों नहीं किया। उस दिन भयानक शक्ति ने मेरी मांसपेशियों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। शायद ऐसा समय की ठंड की वजह से हुआ हो और मेरी गति एक असंभव स्तर तक बढ़ गई हो, शायद जिससे मैं समय से भी तेज हो गया था। हालांकि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गया? शायद यह विकिरण की ही शक्ति का प्रभाव था जिससे चारों ओर का रंग बदल गया था। गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी और अभिमन्यु अभी भी अनुमान लगा रहा था। जीरो, मुझे उस दिन का प्रकाश स्पेक्ट्रम दिखाओ, अभिमन्यु ने आदेश दिया। सूर्य के प्रकाश का रंग विकिरण ऊर्जा द्वारा हटा दिया गया था, जिससे सफेद के अलावा कोई दूसरा रंग नहीं दिख पा रहा था, लेकिन परछाइयां काली बनी रहीं, इसलिए आप केवल श्वेत और श्याम रंग ही देख सकते थे, जीरो ने सूचना दी और उसने प्रकाश स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ दिखाया। उस समय जो भी परिवर्तन हुए उन्हें प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ पर कॉलम बदलते रहे। मेरे शरीर पर हरी बत्तियां क्यों थीं? अभिमन्यु ने पूछा। आप उस रोशनी के स्रोत थे, जीरो ने सूचना दी। जीरो अभिमन्यु के प्रश्नों का शीघ्रता से विश्लेषण कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत ही उत्तर दे दिया। अभिमन्यु ने हल्का सा अपना सिर हिलाया। उसने अपनी और उस शक्ति की ऊर्जा को समान करने और संग्रहित विकिरण ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की। अगर चिप ने ऊर्जा नहीं निकाली तो मैं खुद से इस रिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए अंगूठी के मालिक के भीतर अंगूठी के जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी, इसका मतलब है कि मालिक के भीतर पहले से ही इस तरह की ऊर्जा का कोई स्रोत होना चाहिए। ऐसी ऊर्जा वाले लोग अवश्य ही जादूगर होंगे। अभिमन्यु ने अंगूठी को छूते हुए सोचा। इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि अंगूठी केवल जादूगरों द्वारा ही सक्रिय की जा सकती हो। 2 डाकुओं ने कहा था कि ये मंत्रमुग्ध करने वाली कोई चीज है। अभिमन्यु ने धीरे से पन्ने की अंगूठी को रगड़ने के लिए अपनी उंगली का उपयोग करते हुए अंगूठी को ध्यान से देखा। अभिमन्यु थोड़ी देर पन्ने की अंगूठी के साथ खेलता रहा और फिर उसे उंगली में पहन लिया। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए, जो लगभग उसने खो दी थी, अंगूठी और भगवान को बार बार धन्यवाद देता रहा। उसके मन में ये विचार भी हिलौरे ले रहे थे कि अगर उसके अंदर जादूगरों की शक्ति आ जाए तो शायद वो अपने सारे सपने पूरे कर लेगा। जमीन पथरीली होने की वजह से गाड़ियां बहुत धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। बारिश के दिन नजदीक आ रहे थे, पर बादलों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो उनकी छुट्टियां चल रही हों। दूर दूर तक बारिश का कोई आसार नहीं लग रहा था। आसमान पूरी तरह साफ था और सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के धरती को जला देने पर आमादा थी। शराब से भरी हुई एक बोतल पकड़े हुए भवानी सिंह आगे वाली गाड़ी में अभिमन्यु के सामने आकर बैठ गए। अच्छा हुआ हमें नहाने और धोने के लिए नदी मिल गई, वरना कारवा में से बहुत बदबू आने लग गई थी। भवानी सिंह ने बोतल से शराब की एक घूंट ली और कहा, हमारे पास अभी भी पानी का अभाव है। हमारी खुशनसीबी होगी अगर हमें 10 दिनों के अंदर एक और नदी मिल जाए। मुझे अभी भी पसीने की हल्की हल्की बदबू आ रही है, अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा। नक्शे के अनुसार हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो नदी के पास से गुजरने वाला सबसे छोटा रास्ता है, भवानी सिंह ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए अभिमन्यु से कहा। अभिमन्यु ने अपने पिता के थके हुए चेहरे को देखा। भवानी सिंह अभी भी बहुत बलशाली थे, पर शरीर और मन के घावों की वजह से उनकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव जरूर पड़ा था। उन्होंने सब कुछ खो दिया था और उन्हें अपने दोस्तों और चाहने वालों से हाल ही में बहुत बड़ा धोखा मिला था।
जिसकी उन्हें कतई भी उम्मीद नहीं थी। अगर आज उनके दोस्त और भरोसेमंद उनके साथ होते तो वो बहुत बहादुरी से अपने परिवार और प्रजा की सलादीन के आक्रमण से रक्षा करते। अगर ऐसा करते हुए उन्हें अपने प्राणों की आहुति देने की भी जरूरत पड़ती तो वो किंचित भी नहीं घबराते और बेहद ही संतोष और खुशी के साथ हंसते हंसते अपनी जान दे देते। वो मौत उनके लिए इस जीवन से तो कहीं अधिक सुखमय होती। ये भगौड़ापन उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। अपने बेटे और उसके भविष्य के अलावा उनके पास जीने का कोई और मकसद नहीं था। अभिमन्यु ने आह भरी। वो जानता था कि सेनापति संग्राम सिंह का विश्वासघात भवानी सिंह के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। भवानी सिंह के टूटे हुए दिल पर सिर्फ समय ही अपना बलहम लगा सकता है। पिताजी, मैं अन्य गाड़ियों की जांच करने जा रहा हूँ, अभिमन्यु ने हल्के स्वर में कहा। जरूर, लेकिन ज्यादा भाग दौड़ मत करना जिससे तुम्हारे घाव पर असर पड़े, भवानी सिंह ने भौहें ऊंची करते हुए कहा। अभिमन्यु ने जवाब में सिर हिलाया और एक सेकंड के लिए भवानी सिंह के चेहरे की ओर देखा, फिर गाड़ी खोलकर नीचे कूद गया। दरवाजा खोलने से अंदर आती सूरज की रोशनी में भवानी सिंह के लंबे बाल और अधिक चमकदार और काले दिखाई दे रहे थे। वे खिड़की से बाहर कहीं दूर देख रहे थे, जैसे उन्हें अतीत की याद आ रही हो। ये यात्रा अभिमन्यु और भवानी को किस मंजिल तक पहुंचाएगी? क्या एक बार फिर से वो दोनों अपना साम्राज्य वापस पा सकेंगे?